आइए हम लोग आगे बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सीखे थे। अब यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू थिक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अगर हमारे पास एक चार्ज शीट हो, थिक मतलब होता है मोटा, मोटा हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा ई नेट बराबर रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रो क्या है? तो रो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर क्यूब। अब आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड से फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन की बात करें तो रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तीन रिजल्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अब आता है भाई कि एरिया एज अ वेक्टर। तो अब इसको आपको अच्छे से सीखना है। एरिया के कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इन जनरल एरिया इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर। सामान्यतः एरिया को हम लोग स्केलर मानते हैं, बट फॉर मेनी केसेस एरिया ऑफ अ सरफेस इज, बहुत सारे केस में एरिया ऑफ अ सरफेस इज टेकन एज अ वेक्टर एंड बहुत सारे केस में वेक्टर मानते हैं। और अगर वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा भाई, एरिया का। तो यहाँ पर समझने वाली बात है एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के नॉर्मल हम लोग लेते हैं। इतना बात को आपको अच्छे से समझना है। अगर हमारे पास एक प्लेट है तो इस प्लेट के परपेंडिकुलर हमने A1 एरिया को लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे जब वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या किए कि A1 अगर सरफेस एक की बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, तो A1 इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ A2 की बात किया जाए, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर A2 सरफेस के लिए A2 वेक्टर इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई एन कैप। अब इसी तरह से DS, अगर DS एरिया वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, DS इंटू आर कैप। ये हो गया फॉर्मूला। और यदि हम S निकालना है तो इंटीग्रेशन अब क्या कर देंगे, DS का इंटीग्रेशन कितना होता है, S होता है। तो ये थोड़ा सा एक रिजल्ट है, आपको बस इतने इसमें यूनिक बात याद रखना है कि किसी सरफेस के लिए, मान लीजिए कि आप सरफेस आप लिए, जो सरफेस लिए उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यहाँ तक आप अच्छे से उतारिए। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो सबसे पहला काम कि जब हम लोग वेक्टर और स्केलर का पढ़ाई हम लोग जब किए, या आप किए होंगे जो भी विद्यार्थी या मेरे द्वारा जो किए हैं, तो मैंने उनको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वर्क ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, डॉट प्रोडक्ट का। तो इसमें याद रखना कि सबसे पहला काम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर हो गया भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो समझने वाली बात है कि होता क्या है, ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। किसी दिए गए सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई फाई, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और बहुत जगह, बहुत सारे आप वीडियो में देखिएगा या बहुत सारे आप लोग बुक में पढ़िएगा तो आपको इसका डिफिनेशन इस तरह से भी दिया जाता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। किसी सरफेस से नॉर्मल, किसी सरफेस के नॉर्मल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, सपोज दैट, मान लीजिए फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सरफेस है, सपोज कीजिए कि सरफेस, ये एक सरफेस है। अब इतना सरफेस है तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो जो स्ट्रेंथ होगा वो, और ये जो सरफेस का एरिया
जो परपेंडिकुलर ये जो फील्ड लाइन गई है, इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो इसे आप क्या कीजिए, उतारिए। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करते हैं, इसको अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना कि इट इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इसका जो मेजरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन, एक रीजन एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक पॉइंट के बाद मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो एक एट अ पॉइंट के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन किसी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई पासिंग थ्रू। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट नॉर्मल एरिया कितना लिए, एस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू नॉर्मल यूनिट एरिया, तो नॉर्मल यूनिट एरिया हो गया। तो अब यहाँ से बाई क्रॉस करेंगे तो फाई इक्वल टू ई डॉट एस। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारा सरफेस है वो ऐसे है, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो सब सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो रही है, पास हो रही है। लेकिन ये केस में देखिए, इस केस में क्या है कि हमारा ये जो सरफेस है जिसकी एरिया एस है वो इंक्लाइन है, तो उसका एंगल यहाँ क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। और थीटा जब मान लिया तो इसका हम लोग कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे। तो जिसके साथ थीटा होता है उसको एस कोस थीटा लिखते हैं, और जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ हम लोग साइन लगाते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया एस कोस थीटा और ये वाला पार्ट हो गया साइन थीटा। तो आपको याद रखना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसके बाद हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, न कि पैरेलल के बाद हमेशा क्या होगी, जीरो। वही बात यहाँ है, फ्लक्स जो होगा पासिंग थ्रू एस साइन थीटा, मतलब एस साइन थीटा यानी पैरेलल, तो फाई पैरेलल क्या होगा, जीरो। अब यहाँ क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एस कॉस थीटा इज मतलब फ्लक्स परपेंडिकुलर, तो ये वाला पार्ट। अब ये जो कंपोनेंट लिए हैं, इस कंपोनेंट से ऐसे जो लाइन जाएगा ऐसे, तो परपेंडिकुलर जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई और एस कॉस थीटा। मतलब ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा फाई और यूनिट ऑफ एरिया जितना है, तो एरिया कितना है, ई मतलब फाई बाई एस कॉस थीटा। इसको बाई क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो आज के बाद याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। यदि सिंपल एकदम ऐसे सरफेस है तो परपेंडिकुलर जब जाएगा तो उस समय फाई इक्वल टू ई डॉट एस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया उसका अब जैसा रहेगा फिगर वैसा हम लोग देखेंगे। अगर वो इंक्लाइन हो जाए तो एंगल थीटा के बाद हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जो कंपोनेंट पर जो ऐसा कंपोनेंट हो जिससे परपेंडिकुलर लाइन पास करे उसके बाद फ्लक्स होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा उसके अबाउट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और बस याद रखना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशन सीखेंगे। यहाँ तक आप उतारिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। तो समझने वाली बात है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या होता है, कूलम, और ये एरिया का क्या होगा, मीटर। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राइव करें, तो अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में से एक मीटर को यहाँ रख दें और एक मीटर को बाहर कर दें, तो ये भी वही लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई कूलम, मतलब यही चीज़ है। लेकिन न्यूटन मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो जब जूल के बराबर होता है न्यूटन मीटर, तो वहाँ पर हम लोग इसके बदले क्या लिखे, जूल। तो फाई बराबर आ गया जूल पर कूलम इंटू मीटर। और आप पहले जानते हैं 10th क्लास से पढ़े होंगे, वोल्ट इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम होता है वोल्ट। तो अब ये वाला पूरा पार्ट क्या बन गया, वोल्ट। तो वोल्ट इंटू मीटर।
तो हमारे पास 5 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 यूनिट बना, एक बना वोल्ट मीटर और एक बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आता है बारी की डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब डायमेंशन की बात करेंगे तो ध्यान से सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन होता क्या है। तो ध्यान से सीखना, फॉर्मूला होता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि 5 E डॉट एस, ई का मतलब फोर्स अपॉन चार्ज और एस मतलब एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल सी माइनस 2, 11th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग। और एरिया का होता है एल स्क्वायर, और चार्ज का बताया थे शुरुआत में क्या होता है 80, ये पावर 1 ये पावर 1, जब ऊपर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस। अब सबको मल्टीप्लाई करके एम इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, एम अकेले है तो एम हो गया, यहाँ एल का पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ एल का पावर 2 है, एल का पावर 3 हो गया, यहाँ टी का पावर -2 है और टी का पावर -1, तो कितना हो गया टी का पावर -3 और बचा कौन ए का पावर -1। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 यूनिट, एक यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और एक यूनिट होता है वोल्ट मीटर जो यहाँ है, और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एम एल क्यू टी -3 ए -1। तो आप यहाँ तक उतारिए, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हर संडे आपको ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो पार्ट बचा है उसको डालेंगे, टाइम की थोड़ा कमी है मेरे पास। बाकी रेगुलर में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है एंड करके रेगुलर इधर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टडी करेंगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।